हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो महामैराथन क्लास चला रहे हैं उसका लेक्चर 87। तो हमने लेक्चर 86 तक अपलोड कर दिया है, तो ये आपका लेक्चर 87 है और इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग और साइटेशन टूल्स जो यूज किया जाता है इसके बारे में। तो अगर आप DSSP लाइब्रेरियन हो गया, KVS लाइब्रेरियन, NVS लाइब्रेरियन, इस तरह के लाइब्रेरी साइंस के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब आपको लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हेल्प जैसे करेंगे। अगर आप बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, PhD कर रहे हो तो आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब बेसिक कंसेप्ट आपको फॉर्म करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, तो मैंने आपको जो है जैसे ये जो आपका 80 के बाद से जैसे लेक्चर 80 के बाद से जितना भी आपका लेक्चर्स है उसमें रिसर्च से रिलेटेड जो है मैंने डिस्कस किया है। तो इसमें आप देखोगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, आपका डेटा से रिलेटेड है। फिर आप जैसे डेटा कलेक्ट कैसे करते हो, जिसमें क्वेश्चनेयर्स आ जाता है। फिर आपको रिटर्न में डेटा जैसे कलेक्ट करते हो, आप जैसे सर्वे कर सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो। तो ये सब मैंने डेटा कलेक्शन के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। फिर इसके जो आपके पहले मतलब इसके जस्ट पहले वाला जो लेक्चर था 86 में, उसमें मैंने जो मतलब डेटा एनालिसिस के टूल्स हैं जैसे SPSS सॉफ्टवेयर है और इसी टाइप का जैसे स्प्रेडशीट्स हो गया, R लैंग्वेज हो गया, ये सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो उसके बाद जो है आपका जब डेटा एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है किसी भी रिसर्च में तो किस चीज़ का टाइम आता है, तो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, जो रिसर्च रिपोर्ट लिखा जाता है। और साइटेशन टूल्स, तो साइटेशन टूल्स क्या है, तो देखो अगर आप जो है सो कोई पेपर पब्लिश करते हो, मैंने इसके जस्ट जैसे पहले वाले लेक्चर में इसके बारे में साइटेशन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वो भी लेक्चर आप देख सकते हो। चलो मैं फिर से बता देता हूँ। आप कोई पेपर पब्लिश करते हो, जो पेपर क्या हुआ, रिसर्च पेपर हो गया, किसी भी फील्ड का हो सकता है। रिसर्च पेपर हो गया, लाइब्रेरी साइंस का हो सकता है, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, फिजिक्स से रिलेटेड हो सकता है, बेसिक साइंस का हो सकता है, अप्लाइड फिजिक्स, इंजीनियरिंग, हर तरह के पेपर्स पब्लिश होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। अलग अलग पब्लिशिंग हाउसेज है। तो फिर ये सब जो पेपर पब्लिश होता है, तो आपका पेपर पब्लिश हो गया तो उसको लोग जैसे मतलब पढ़ेंगे, लोग उस जैसे पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा कोई आदमी पेपर जो है मतलब आप ही के टॉपिक से रिलेटेड कोई लिख रहा हो या फिर रिलेटेड टॉपिक्स में, तो आपके जो है आपका अगर बहुत अच्छा एनालिसिस है, बहुत ज़्यादा जैसे अच्छा मतलब डेटा लेके, जब मानो कि आप जैसे एनालाइज कर रहे हो कि जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स है वो बिहार के या फिर यूपी के कितने स्कूल्स या फिर लाइब्रेरी हो गया, मतलब स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और जैसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो गया, स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी जो स्पेशल लाइब्रेरी होते हैं वो सब हो गया। तो वो सब जगह लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कितने जगह जैसे यूज होता है और जो है मतलब कितने तरह का सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो इस पे अगर मानो कि आप जो है एक तरह से मतलब 3000 स्कूल्स का आपने सर्वे करके ऐसे मतलब डेटा कलेक्ट करके बहुत अच्छा पेपर लिखा है, तो फिर जो लोग जो है एक तरह से अगर इसी चीज़ सबसे रिलेटेड पे वो लोग रिसर्च करते रहेंगे तो वो लोग हो सकता है कि आपके पेपर का जिक्र करें अपने पेपर में कि जो है उन्होंने ऐसा रिसर्च में जो एक तरह रिसर्च पेपर ये वाला पब्लिश हुआ था उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे चर्चा की है। तो फिर इस आधार पे जो है इसके आगे लेके चलते हैं, या फिर आपके कोई जो है मतलब रिसर्च पेपर में कोई जैसा डेटा है उसको जो है मतलब लिया जा सकता है। तो उसके लिए आपको फिर जो आपका डेटा यूज कर रहा है तो वो आपको रेफरेंस देता है, मतलब एक तरह से पेपर में अपने आपके जैसे वो अपना जो पेपर लिखेगा उसमें रेफरेंस दे सकता है या फिर आपका सीधे मतलब जिक्र कर सकता है। तो ये सब जितने भी साइटेशन जो हुए ना, तो इसी को साइटेशंस कहते हैं। समझ गए कि आपके पेपर को या फिर आपका जो भी डेटा है उसको साइट कर रहा है कोई, मतलब उसके बारे में जिक्र कर रहा है। तो देखो, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एंड द यूज ऑफ साइटेशन टूल्स आर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ एकेडमिक रिसर्च फॉर, ये सब देख लो। हाँ देखो, फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम्स इन लाइब्रेरी साइंस अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, स्टाइल, कंटेंट, गाइडलाइंस। तो देखो ये सब जो है ना आपको एक खास जो है मतलब गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है इसमें, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से रिसर्च पेपर अगर एस्से टाइप लिखने लगे तो उसके बाद समझ रहे हो कि जैसे एक तो पढ़ने में दिक्कत
दिक्कत होगा। अब देखो जैसे कोई भी तो रिसर्च पेपर है तो उसका अगर मान लो कि स्टार्टिंग में जो एब्स्ट्रैक्ट होता है तो जो स्टार्टिंग में एब्स्ट्रैक्ट है वो क्या है, एक तरह से समरी है जैसे रिसर्च का, कि आपको उस पेपर में जो है क्या क्या पढ़ने को मिलेगा बेसिकली, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो। अब जो है इसी के आधार पे अगर आप मान लो कि फ्यूचर में लिटरेचर सर्वे कर रहे हो तो मतलब लिटरेचर सर्वे में क्या होता है कि एक कोई जैसे टॉपिक है, मान लो कि यूज ऑफ एआई इन लाइब्रेरी, तो आप इस पे जो है एक तरह से बुक्स देखते हो, फिर मतलब रिसर्च पेपर्स कितने जो एक तरह पब्लिश हुए हैं, तो ये सब के आधार पे आप जो है एक खुद का लिटरेचर सर्वे करके रिपोर्ट बनाते हो। तो वो लिटरेचर जो सर्वे करके आपने रिपोर्ट बनाया तो देख रहे हो उससे कितना जो है मतलब इम्पोर्टेंस जो हो जाता है। तो आप जो है जैसे ऐसे देखोगे कि इम्पोर्टेंस मतलब जैसे एब्स्ट्रैक्ट का कैसे हो गया, तो आप जैसे लिटरेचर सर्वे करोगे तो अगर आप मान लो कि 100 या फिर 1000 जो है आपको रिसर्च पेपर्स मिले हैं उस जैसे टॉपिक से रिलेटेड, तो अब 1000 जो आपको रिसर्च पेपर मिले तो 1000 रिसर्च पेपर को एक एक करके पूरा का पूरा आप पढ़ने लगो तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए जैसे रिसर्च पेपर में एब्स्ट्रैक्ट्स होता है कि एब्स्ट्रैक्ट जो है एक तरह से समरी है, तो उसको पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि उसको आपको उस जैसे पेपर को आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है। समझ गया। जैसे एक तरह से बुक देखोगे तो उसके मतलब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया रहता है, प्रीफेस दिया रहता है, तो इससे मतलब क्या फ़ायदा हुआ कि आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो इसलिए जो है ना ये सब आपको गाइडलाइंस दिए गए हैं, इसके स्ट्रक्चर दिया गया है, स्टाइल कंटेंट्स की कैसे रिसर्च का रिपोर्ट लिखना है। समझ गए। अलॉन्ग विद द यूज ऑफ वेरियस साइटेशन एंड रेफरेंस मैनेजमेंट टूल, जिसके बारे में मैंने साइटेशन के बारे में अभी एक्सप्लेन किया था। जब देखो तो आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। तो आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हो तो उसमें क्या क्या आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो आप रिपोर्ट कोई भी देखोगे तो उसमें एक तो आपका टाइटल पेज हो जाएगा, है ना, जो बेसिक तो जैसे टाइटल ऑफ द रिपोर्ट होगा, ऑथर्स नेम होगा, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन और डेट ऑफ सबमिशन। ये आप देखोगे कोई भी रिपोर्ट बनाते हो तो आपका जो फर्स्ट जो एक तरह से टाइटल पेज जो बनता है। इंपॉर्टेंस देख लो इसका क्या हो गया, प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च टॉपिक। तो इसमें जो है आपका टॉपिक क्लियरली जो है विजिबल रहता है इसमें। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट जो मैंने बताया था जो जैसे समरी होता है, तो अ ब्रीफ समरी ऑफ द रिसर्च यूजुअली 150 टू 250 वर्ड्स के बीच में आपका ये वर्ड काउंट रख सकते हो ऐसे ही, क्योंकि तो फ्यूचर में आप भी लिखोगे तो काम आएगा। कंपोनेंट देखो एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा जाता है, तो पर्पस कि आप ये रिसर्च जो है मतलब किस लिए कर रहे हैं, क्या जानने के लिए कर रहे हैं, आपका एम क्या है। मेथड्स कौन सा एक तरह से मेथड्स आप यूज कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन के जो है एक तरह से मेथड्स हो गए हैं, जैसे मान लो मतलब क्वेश्चन तो आप जो है मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, या फिर जो है आप जो है मतलब डेटा कलेक्शन के लिए अदर जो है जैसे मेथड्स यूज कर सकते हैं, जैसे सर्वे कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च। समझ गए। इंपॉर्टेंस देखो हेल्प्स रीडर्स क्विकली अंडरस्टैंड द मेन फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। समझ गए। एब्स्ट्रैक्ट से आपको ये आइडिया लग जाता है। अब देखो टेबल एंड ऑफ कंटेंट होता है थर्ड चीज़, तो लिस्ट द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स अलॉन्ग विथ पेज नंबर्स। तो आपको जो है टेबल ऑफ कंटेंट आप जैसे बनाए होंगे तो इसमें जैसे एक तरह से इंडेक्स ही हो गया ये, जब मान लो कि तो इंडेक्स में क्या होता है कि आपका मतलब किस बारे में जो है कौन से पेज नंबर पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पेज नंबर हो जाता है आपका ये आपका जैसे टॉपिक या फिर टेबल ऑफ कंटेंट कह सकते हैं। तो इसमें ये आपका 1 या 2 पेज का हो सकता है। अब देखो तो इसका जो आप जब पर्पस समझ गए तो एक तो लिस्ट द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग अलॉन्ग विथ पेज नंबर्स की आपको कोई आपका रिसर्च पेपर जैसे कि पढ़ रहा है तो उसको जिस पेज नंबर पे जाना है वो से हेडिंग और सब हेडिंग के अनुसार पहुंच सकता है डायरेक्टली, उसको पूरा पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इंपॉर्टेंस प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट्स स्ट्रक्चर। तो आप कोई रिपोर्ट लिखते हो तो उसको ये सब आप ध्यान रखना और इसी स्ट्रक्चर में लिखना। तो देखो अब देखो इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका जो जो मतलब रिसर्च है उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो उस मतलब इंट्रोडक्शन में क्या क्या आप ऐड करते हो, तो बैकग्राउंड, रेशनल, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंस देख लो सेट द कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। तो आपको इंट्रोडक्शन से आपका पता चलता है कि आप
जो एक तरह से मतलब क्यों रिसर्च कर रहा हूँ, समझ गए। अब लिटरेचर रिव्यू जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि अब बहुत सारे जो मतलब डॉक्यूमेंट्स जो एक तरह से सिमिलर टॉपिक पे जो पब्लिश हुए हैं उसको आप स्टडी करते हो, एनालाइज करते हो और उसको रेफरेंस भी आप देते हो, तो वो देखो लिटरेचर रिव्यू में आ जाता है। अ कम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिलेटेड टू द रिसर्च टॉपिक, आ गया समझ में। तो ये सब जो है आपका कितने बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जैसे मान लो लिटरेचर रिव्यू है क्या, तो आप जो अगर मतलब टिक जैसे लगाना हो तो आप अगर नहीं जानते हो तो आप किसी और चीज़ में लगा दोगे। और देखो इंपॉर्टेंस, आइडेंटिफाई गैप्स इन द करेंट नॉलेज एंड जस्टिफाई द नीड ऑफ द स्टडी। अब देखो रिसर्च जैसे एक तरह से में जो है लिटरेचर रिव्यू या फिर लिटरेचर सर्वे भी कहते हैं, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि मान लो कि अगर मतलब सारा रिसर्च आपने पढ़ा तो उसमें देख रहे हैं कि यूज ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन लाइब्रेरी, तो इस पे अगर रिसर्च कम जब मान लो 100 पेपर्स पब्लिश हुआ है, फिर आप देखते हैं कि एक तरह से यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लाइब्रेरी, तो फिर इस पे भी जब मान लो कि जैसे 1000 प्लस जो एक पेपर है, तो आप इसमें देखते हैं कि एआई वाले में और ज़्यादा पेपर जैसे देखना शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, फिर जैसे जेमिनी हो गया, इसी टाइप का आप देखते होंगे बहुत सारे अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ चुके हैं। तो वो सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, उसका जो है अगर मान लो कि लाइब्रेरी फील्ड में कैसे यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसको आए हुए मुश्किल से 1.5 साल हुए हैं, मतलब जैसे 1.5 साल 2 साल, तो उस चीज़ को लाइब्रेरी फील्ड में कैसे यूज किया जा सकता है, तो इस पे आप देख रहे हो कि बहुत कम है रिसर्च पेपर, तो आपको ये सब गैप्स मिल सकते हैं। तो उस गैप्स को आप जैसे फुलफिल करने के लिए आप वो सब टॉपिक पे भी रिसर्च कर सकते हो। तो ये सब जो है आपका लाइब्रेरी जो लिटरेचर सर्वे या रिव्यू हो गया उसके फ़ायदे होते हैं, आ गया समझ में। अब देखो मेथोडोलॉजी, तो इसमें मेथोडोलॉजी का मैंने जो एक तो पहले भी लेक्चर लिया है, उसमें देख लेना, लेक्चर 81 या 82 इस तरह से है। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है उसके जो एक जो मतलब कंपोनेंट्स हो गया, फिर मैंने सैम्पलिंग टेक्निक्स जो हो गया उसके बारे में भी जो एक मतलब एक आपका लेक्चर लिया है। फिर डेटा कलेक्शन के जो एक जो मतलब मेथड्स हो गए, जिसमें क्वेश्चनेयर्स हो गए, फिर सर्वे हो गया, फिर आप जैसे इंटरव्यू लेते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, तो ये सब टाइप का। फिर मतलब ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन बहुत बार होता है, जैसे एक तो वेदर डेटा हो गया, फिर जब बहुत बार ह्यूमनली आपका डेटा कलेक्शन होता है, तो ये सब बहुत सारे डेटा कलेक्शन टेक्निक्स है, उसी सब कर सकते हो। और डेटा एनालिसिस जैसे प्रोसीजर्स, तो इसके पहले वाला जो हमारा लेक्चर था जिसमें मैंने डिस्कस किया था जैसे आर लैंग्वेज का एसपीएसएस सॉफ्टवेयर्स हो गया, फिर जैसे स्प्रेडशीट हो गया, तो ये सब आपका डेटा मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस का जो सॉफ्टवेयर्स है, तो वो आपका जो प्रोसीजर हो गया। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी समझ गए, तो ये सारे जो है आपके कंपोनेंट्स जो हो गए हैं सारे, जैसे रिसर्च डिज़ाइन हो गया, सैम्पलिंग टेक्निक, डेटा कलेक्शन मेथड्स एंड डेटा एनालिसिस, जो आपके जैसे प्रोसीजर्स हैं, ये सब आपके मेथोडोलॉजी में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस देखो, प्रोवाइड द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द रिसर्च वाज कंडक्टेड, समझ गए। अब देखो रिजल्ट्स, द कंपोनेंट्स देखो तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड फाइंडिंग्स यूजिंग टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जैसे डेटा अगर मान लो कि 1000 पेजेज का है, अब इसी डेटा को आप जो है एक तरह से एनालाइज करके आप मान लो कि 30 पेजेज में जो एक तरह से डेटा पूरा लिखा हुआ है, जब भले ही जैसे एनालाइज डेटा होगा, लेकिन वो आपको विजुअली अपीलिंग नहीं है ना, मतलब विजुअली तो आप उसको जैसे एक तरह से एक बार में देख के नहीं बता सकते हैं कुछ भी, तो वो सब डेटा को जो है एक तरह से विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए और इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए, कि आप एक तरह से विजुअली भी अंडरस्टैंड कर सके कि मतलब ट्रेंड क्या है। फिर जैसे जैसे एक तरह से आपका जब जो एक बार ग्राफ हो गया, तो वो एक तरह से सामने विजुअली आप जैसे कंपेयर कर सकते हैं। पाई चार्ट हो गया, 3D पाई चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, जैसे फिर आपके जैसे लाइन ग्राफ हो गया, ये सबसे आपका वो ईजी हो जाता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए इंपॉर्टेंस देख लो, क्लियरली सोच द आउटकम ऑफ द रिसर्च, तो ये आउटकम ऑफ द रिसर्च जो है आपका वो इजी हो जाता है। अब देखो मतलब शो करना, अब देखो डिस्कशन देखो, तो डिस्कशन में क्या क्या आ जाता है, तो आप जो है आपका जो रिजल्ट आया, तो आप रिजल्ट से जो है क्या इन्फेरेंस निकाल रहे हैं, आप जो डिस्कशन करोगे, तो इसमें जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट हो गया, कि आप जैसे एक तरह से डेटा
आपके पास आ गया। मान लो कि जैसे मैंने बताया था 1000 जैसे पेजेस का डेटा है, इसको जो है आप एनालाइज करके मान लो 30 पेजेस में ले आते हैं, 30 पेजेस में या फिर 20 पेजेस में ले आते हैं। तो वो जो 20 पेजेज में ले आए तो उसमें भी तो कितने सारे मतलब टेबल्स होंगे जो आप जैसे एनालाइज करने के बाद जो एक तरह बनाए होंगे, या फिर जैसे रिजल्ट्स होगा तो वो रिजल्ट्स का जो आप आया 30 पेजेज का आपका, तो इसका आप इंटरप्रिटेशन करोगे, है ना, इंटरप्रिटेशन करोगे कि फिर जो है एक तरह से क्या आपका आउटकम आया। और जो एक तरह से आप जो मतलब एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो था आपका, लिटरेचर सर्वे जो किए थे उससे आप जैसे कंपैरिजन जैसे कर सकते हो। तो ये मान लो कि आप जैसे पीयर रिव्यू कर रहे हो, तो पीयर रिव्यू में क्या होता है कि आप फिर से जो है सेम रिजल्ट जो है आप खुद वो सेम प्रोसेस को करके देखते हैं कि आपका सेम रिजल्ट आता है कि नहीं है। तो आप अगर वो कर रहे हैं तो आप एक तरह से कंपैरिजन विथ एग्जिस्टिंग लिटरेचर कर सकते हैं, इम्प्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस। तो आपका जो रिसर्च है उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं, फिर क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या फ़ायदा करेगा ये सोसाइटी में, तो ये सब जो है आप डिस्कशंस में डालते हैं। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपका स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, तो एक जो आप रिसर्च का जो रिपोर्ट बनाओगे उसी का ये सब डिवीजन है कि क्या क्या उसमें ऐड करोगे। जैसे टाइटल पेज हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, फिर आप जैसे इंट्रोडक्शन लिखोगे रिसर्च के बारे में, फिर एक तरह से आप लिटरेचर रिव्यू लिखोगे, फिर मेट्रोलॉजी लिखोगे, फिर रिजल्ट्स लिखोगे उसका, फिर आप जो है एक तरह रिजल्ट्स जो आया उसका डिस्कशन करोगे, है ना। तो इम्पोर्टेंस देख लो, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग्स एंड द रेलेवेंस टू द रिसर्च क्वेश्चन, समझ गए। अब देखो उसके बाद क्या लिखोगे, तो कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या हुआ कि आपका जो पूरा रिसर्च इतना जो किया आपने, महीनों जो मेहनत किया, डेटा को एनालाइज किया, फिर इंटरप्रेट किया, तो उसका क्या कंक्लूजन निकला। तो कंक्लूजन आपका जो है ये मतलब छोटा ही होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे 10 पेज का आप कंक्लूजन लिख रहे हो। कंक्लूजन मैक्सिमम 1 2 3 4 5 जैसे पेजेस तक लिख सकते हो, आपका बहुत ज़्यादा रिसर्च है तो, है ना, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो देखो कंपोनेंट्स देखो जो है कंक्लूजन में क्या क्या ऐड किया जाता है। तो समरी ऑफ फाइंडिंग्स, तो जैसे मैंने बताया कि आपका जैसे 20 पेज में आ गया, तो ये आपका जैसे इंटरप्रिटेशन जो है तो उसका जो फाइनल फाइंडिंग्स होगा हर एक पेज का मान लो वगैरह वगैरह, तो उसको समराइज करोगे आप, मतलब सारे फाइंडिंग्स को 1-2 पेज में, कि आपका समरी पहन जो एक तरह से पढ़ के जो है आदमी को आइडिया लग जाए कि फाइनल रिजल्ट क्या आया था। तो समरी ऑफ फाइंडिंग्स हो गया, कंक्लूजन्स ड्रॉन एंड सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च। तो आप फ्यूचर रिसर्च के लिए सजेशन भी दे सकते हो, समझ गए। अब देखो इंपॉर्टेंस इसका क्या है, तो प्रोवाइड्स क्लोजर एंड हाईलाइट्स द मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ द स्टडी। तो आप मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ जो स्टडी है, जो आप फोकस में रखना चाहते हैं कि जो भी आपका जैसे पढ़े तो सबसे पहले उस पर ध्यान दे, तो वो सब जो है आप जैसे एक तरह से कंक्लूजन में ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और आपका जो एक तरह से क्लोजर हुआ कि आप यहाँ पे अपना जो रिसर्च जो एक तरह पेपर हुआ या फिर डॉक्यूमेंट हुआ उसको क्लोज कर रहे हैं, मतलब फाइनल कंक्लूजन बता के। अब देखो इसके बाद रेफरेंस होता है, तो रेफरेंस क्या होता है, तो आपने जितना जो है एक तरह से उसमें साइट किया है, मान लो कि दूसरे पेपर से या फिर जैसे बुक हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, पेटेंट इन्फॉर्मेशन हो गया, या फिर कोई जैसे एक तरह से सेमिनार का कोई जो एक तरह से मतलब डेटा हो, तो ये सब जहाँ जहाँ से आपने यूज किया है जो भी रिसोर्स है अपने जैसे एक तो पेपर को लिखने के लिए, तो वो सब का आप रेफरेंस देंगे, समझ गए, कि प्लेगरिज्म ना हो। नहीं तो आपको ऐसा जैसे प्लेगरिज्म का जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा बता देगा कि वहाँ से जो है दूसरे पेपर से जो है ये जैसे छापा हुआ है जैसे डेटा, तो ये रेफरेंस जो है आपका ये सब के लिए यूज होता है। तो जैसे तो पॉइंट आउट करने के लिए, समझ गए। पर्पस लिस्ट ऑल द सोर्सेज साइटेड इन द रिपोर्ट। इंपॉर्टेंस देखो, एक्नॉलेजेस द वर्क ऑफ अदर्स एंड अवॉइड्स प्लेगरिज्म, जो मैं बता रहा था। अब देखो जो इसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है जैसे अपेंडिसेज। अपेंडिसेज में होता है जैसे सप्लीमेंट्री मटेरियल दैट सपोर्ट द मेन टेक्स्ट। मान लो कि आप जो है सो एक क्वेश्चनेयर तैयार किए थे जिसमें आपका जो है 20 क्वेश्चंस था, लिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन 1 2 3 4 ऐसे करके आप जैसे 20 क्वेश्चंस आप जब तैयार किए थे, जो जो मतलब क्वेश्चन को आपने डिस्ट्रीब्यूट करा, इसे जो एक तरह से प्रिंट करा के अपने लाइब्रेरी में, मान लो कि जैसे 100 स्टूडेंट्स के बीच में, तो ये जो मतलब क्वेश्चनेयर जो आपने तैयार किया,
तो ये क्वेश्चनेयर्स जो है आप अपेंडिसेज में लगा सकते हैं कि जो है मैंने ये वाला तैयार किया था इस टाइप का। समझ गए। अब देखो, प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन विदाउट इंटरप्टिंग द फ्लो ऑफ द मेन रिपोर्ट। समझ गए। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा इस टाइप का डॉक्यूमेंट है, कुछ किया हुआ हो, जो आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा में हो, कोई किसी को ज़्यादा जो है जैसे ज़रूरत हो और घुस के पढ़ने का, तो वो सब आप जो यूज किए रहते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ये सब आप लगा सकते हैं अपेंडिसेज में। तो आ गया होगा आपको समझ में कि रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है ना। आप एक दो एग्जाम्पल देख लेना इंटरनेट पे, नहीं तो आप अगर मास्टर्स किए हो तो आपको पता ही होगा लिटरेचर सर्वे वगैरह कैसे होता है, रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट भी था ऐसा। अब देखो, स्टाइल ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। तो रिसर्च रिपोर्ट का जो है क्या स्टाइल होना चाहिए लिखने का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग इतना मान लो कि टफ वर्ड यूज कर देते हैं अपने जैसे रिसर्च रिपोर्ट को लिखने में, कि लोग थोड़ा पढ़ेंगे उसके बाद जो है उनका मन मुझे उब जाता है कि यार इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को यूज किया है, मैं कितने टाइम गूगल देखता रहूँगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका। फिर जो एक तरह से फॉर्मेटिंग स्टाइल हुआ वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप जो है हेडिंग, जैसे सब हेडिंग, ये सब आप नहीं जैसे दिए हैं तो लोग जो है उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। और देखो, अगर आप कुछ कोई भी चीज़ अच्छे से एकदम तैयार करके किसी को भी दोगे तो उसको पढ़ने में खुशी तो होता है। यू कैन, ये आपको भी पता है। आप भी कोई अच्छे से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है जो पूरा साफ साफ हो, क्लियर हो, जो आपको बिल्कुल जैसे समझ में आ जाए, क्लैरिटी हो उसके लैंग्वेज में, फिर जैसे एक तरह से आपका जो फ़ॉन्ट हो गया, वो जो फ़ॉन्ट यूज होना चाहिए जैसे वो यूज किया हुआ है, जो आपका एक तरह से एक बार में आपको पता चल जाए कि कहाँ क्या है, यही है। तो आप देखो, कोई रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हो तो आप एक कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो कैसा पड़ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, स्टाइल ऑफ जो है स्टाइल ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट, तो इसमें राइटिंग स्टाइल, तो आपको राइटिंग आप जो लिख रहे हैं जैसे रिसर्च रिपोर्ट, तो आपको क्या क्या ध्यान। देखिए, क्लैरिटी, यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। जो आप कहना चाहते हैं उसको घुमा फिरा के नहीं बोल के आप वो क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज जो है एक शॉर्ट में ऐसे, मतलब अगर किसी चीज़ को, सेम चीज़ को अगर एक लाइन में लिखा जा सकता है तो आप एक ही लाइन में लिखिए, बिना मतलब का आप जो है वहाँ एक्सटेंड करके और जो है मतलब फालतू फालतू चीज़ लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो, ऑब्जेक्टिविटी, मेंटेन एन अनबायस्ड एंड न्यूट्रल टोन। तो आप इसमें जो है जो आपका फैक्ट शो करता है, डेटा एनालाइज करके जैसे करने के बाद जो आपने इंटरप्रिटेशन करना है, तो जो किया है उसके बेसिस पे आप फैक्ट बेस्ड उसका कंक्लूजन दीजिए। अब देखो, कोहेरेंस, इंश्योर लॉजिकल फ्लो एंड कंसिस्टेंसी इन द नैरेटिव। समझ गए। अब देखो, फॉर्मेटिंग स्टाइल, तो कंसिस्टेंसी, फॉलो अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट थ्रू आउट द रिपोर्ट। जो आप फॉन्ट यूज कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये सब आपका यूनिफॉर्मली होना चाहिए। जो आपका फॉर्मेट जो होता है रिसर्च राइटिंग का, जो मैंने बताया था अभी इसी लेक्चर में पहले, तो वो सबको आप फॉलो करेंगे कंसिस्टेंटली फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट। अब देखो, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, यूज अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ हेडिंग्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए। अब देखो, फॉन्ट एंड स्पेसिंग, यूज रीडेबल फॉन्ट साइज एंड लाइन स्पेसिंग, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, कंटेंट्स ऑफ और रिसर्च रिपोर्ट, तो ये मैंने जो है वहाँ एक्सप्लेन किया था, तो इसको देखो एक साथ मैंने लिख दिया। कोर कंपोनेंट्स जो हो गए आपके क्या क्या हो गए, तो टाइटल जो मैंने बताया था, रिफ्लेक्ट द इसेंस ऑफ द रिसर्च, कि आप जो है रिसर्च कर रहे हैं वो किस बारे में है, तो वो आपका टाइटल डिफाइन करेगा। एब्स्ट्रैक्ट जो हो गया, समराइजेज द इंटायर रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन सेट्स द स्टेज फॉर द रिसर्च। लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड्स कंटेक्स्ट एंड द बैकग्राउंड। आप पूरा जो स्टडी करते हो जो अलग अलग रिसर्च पेपर्स का, पेटेंट्स का, जर्नल्स का, तो वो सब का आप चर्चा करोगे लिटरेचर रिव्यू में, और उससे जो मतलब जहाँ जहाँ से किया आपने, मेथोडोलॉजी, डिटेल्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, की आप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो पूरे रिसर्च में। रिजल्ट्स, प्रेजेंट द डेटा एंड फाइंडिंग्स, आप रिजल्ट में प्रेजेंट करोगे। फिर डिस्कशन में क्या करोगे, तो इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, कि आपका जो रिजल्ट्स आया उसको आप डिस्कस करोगे, इंटरप्रेट करोगे, एनालाइज करोगे। फिर आप जो कंक्लूजन लिखोगे, समराइजेज एंड सजेस्ट फ्यूचर रिसर्च। तो आप कंक्लूजन पे और भी ऐसे बता सकते हैं कि आपका जैसे ये कंक्लूजन हुआ, इस पे जो है और इससे ज़्यादा जो है आप रिसर्च करना चाहते हो, तो क्या क्या आप फ्यूचर रिसर्च इसके बारे में जैसे सोचते हो जो किया जा सकता है। रेफरेंस, तो आपने जहाँ जहाँ से कुछ कुछ उठाया है, डॉक्यूमेंट उठाया है, तो ये सब का आप रेफरेंस
डालोगे लिस्ट ऑल साइटेड वर्क्स, जो जो आपने अपने जो रिसर्च पेपर है उसमें साइट किया है, जिसका जिक्र किया है। अपेंडिसेज मैंने बता दिया था, इंक्लूड सप्लीमेंट्री मटेरियल, जो आपने एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है तो आप अपेंडिसेज में ऐड कर सकते हैं। अब देखो गाइडलाइंस फॉर रिसर्च रिपोर्ट्स राइटिंग, तो इसमें क्या क्या आपको गाइडलाइंस फॉलो करना है। तो फॉलो ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, जो मैंने बताया, यूज प्रॉपर साइटेशंस, ये सब ध्यान रखना है कि क्रेडिट ऑल सोर्सेज टू अवॉइड प्लेगरिज्म, ये आप साइटेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवाइज एंड प्रूफ रीड, प्रूफ रीड क्या होता है कि आप जो है पब्लिश करने से पहले या भेजने से पहले पब्लिशिंग के लिए आप खुद से जो है बार बार उसको जो है एक तरह से पढ़ के और बेटर कैसे बना सकते हैं। स्पेलिंग एरर्स हो गया और भी जो भी कुछ भी है, एक तरह से फॉर्मेटिंग एरर है, तो ये सबसे आप क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं और बेटर बना सकते हैं पेपर को। स्पेसिफिक गाइडलाइंस में देखो तो इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस, एडहेयर टू स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशनल्स और जर्नल्स। कोई अगर जर्नल है तो उसका जो आप जैसे गाइडलाइंस है, जैसे मान लो नेचर जर्नल है, नेचर जर्नल है एक बहुत बड़ा जर्नल है, इसमें आपका जितना भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हो गया, जो एक तरह से प्लांट मटेरियल्स वगैरह, तो वो सबसे रिलेटेड आपके इसमें जैसे पेपर्स पब्लिश होते हैं, तो इसके जो गाइडलाइंस है कि आपको अगर जो है मतलब इस चीज़ से रिलेटेड है तभी इस जर्नल में आपको पेपर भेजना है, तो ये सब आपको गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। और भी जो जो उन्होंने गाइडलाइंस आपका जैसे प्रोवाइड किया होगा कोई जो पब्लिशिंग हाउसेज या फिर आपके जो जो मतलब जर्नल पब्लिश करने वाले हैं। अब तो कोई इथिकल जो मतलब कंसिडरेशन, इंश्योर इथिकल स्टैंडर्ड्स इन डेटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग। तो आप किसी का जो है मान लो कि जैसे व्यू पॉइंट है वो आप जैसे पब्लिश करने वाले हैं, तो आप उसका इंटरव्यू लिए हो, तो आप इंटरव्यू लेने के बाद उन्हें एटलीस्ट जैसे बता सकते हो कि आपका जो है ये जो भी वीडियो है या फिर जो भी एक तरह से अगर जैसे मान लो इंटरव्यू भी है तो उसको आप टेक्स्ट फॉर्म में जो है अपने रिसर्च पेपर में इंक्लूड करने वाले हैं। आप किसी को धोखेधड़ी से जो है नहीं, किसी का भी ओपिनियन हो गया, किसी का भी डेटा हो गया, ये सब यूज करना है। तो आपको इथिकल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखना है। अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो कि जैसे मैंने खुद देखा है जैसे रिसर्च लैब्स में कि एक आदमी जो मान लो पीएचडी कर रहा है तो वो बहुत मेहनत से एक्सपेरिमेंट्स कर करके डेटा जो है मतलब इकट्ठा करता है। अब वो रिसर्च पेपर में जो पब्लिश करने के लिए डेटा इकट्ठा करके रखा हुआ है और उसके जगह जो है कोई और उसका डेटा चुरा के जो है मैं एक तरह से सामने कहीं या फिर जैसे आसपास के लोग हो सकते हैं वो जैसे डेटा चुरा के अपने नाम से जैसे पब्लिश कर लेता है उसको, जब उसके जो पब्लिश करने से पहले, तो उसके बाद अगर मतलब जिसका ओरिजिनल डेटा था वो अगर पब्लिश करता है तो जैसे में क्या होगा, जैसे प्लेगरिज्म आ जाएगा क्योंकि आपने पहले पब्लिश किया है ना। तो ये सब आपको इथिकल जो मतलब कंसिडरेशन है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसे छिछोरे वाले हरकत नहीं करने पड़ेंगे। और देखो स्टाइल मैनुअल्स क्या हो गया, तो पॉपुलर स्टाइल मैनुअल्स इसमें जो यूज होता है तो एपीए जिसको कहते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, कॉमन इन सोशल साइंसेज, एमएलए जो हो गया कहते हैं मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, यूज इन ह्यूमैनिटीज, समझ गए, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। तो ये सब आपका लिखने का स्टाइल है, वाइडली यूज अक्रॉस डिसिप्लिन, तो ये सब समझ गए। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाइल मैनुअल, तो वही आपका जैसे कंसिस्टेंसी रहता है साइटेशन और फॉर्मेटिंग में, फिर मतलब क्रेडिबिलिटी रहता है कि आप जो है ये सब मैनुअल्स को फॉलो कर रहे हो। अब देखो ऑनलाइन साइटेशन टूल्स, देखो तो मैंने जो जब बताया था कि आपको जो है मतलब साइटेशन अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसी लेक्चर में पहले कि आप जो है किसी और का अगर जैसे मतलब रेफरेंस लिख रहे हैं और अपने में जैसे डेटा यूज कर रहे हैं तो आपको उसका जो है एक तो साइट करना होगा कि हाँ मैंने वहाँ से ये डेटा लिया है या फिर वगैरह वगैरह। तो वो सब देखो इसके जो टूल्स है साइटेशन के, तो जोटेरो हो गया, ये सब याद कर लो, जोटेरो हो गया, मेंडले हो गया, एंड नोट हो गया, तो ये सब जो है आपका सो एक तरह से रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है कि आपका जो मतलब एकेडमिक सोशल नेटवर्क हो गया, फिर जैसे एक तरह से रेफरेंस मैनेजमेंट नेटवर्क, तो ये सब आपको जो है एक तरह से फॉर्मेट हो गया। और जिस देखो रेफरेंस भी आप देखोगे कि आपका जैसे डॉक्यूमेंट के लास्ट में जो है एक तरह रेफरेंस दिया रहता है, तो वो रेफरेंस का जो है ना वो लिखने का फॉर्मेट होता है, ऐसे रैंडमली जो है एक तरह बुक वगैरह का नाम नहीं लिख देते हैं। तो वो फॉर्मेट में लिखने के लिए जो है ना ये सब सॉफ्टवेयर्स आपको टूल्स जो है वो काम आते हैं। तो जैसे जोटेरो हो गया, मेंडले हो गया, एंड नेट,
जोटेरो क्या है तो फ्री एंड ओपन सोर्स रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स है। फिर जब मेंडले क्या है तो रेफरेंस मैनेजर एंड एकेडमिक सोशल नेटवर्क। एंड नोट क्या है तो कम्प्रिहेंसिव रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये आप याद कर सकते हो, जैसे मेंडले जो है जो एकेडमिक सोशल नेटवर्क भी है ये। अब तो बेनिफिट्स इसका क्या हो जाता है तो एफिशिएंसी, तो आप जो उतना जो एक तरह से टाइप कर करके पूरा फॉर्मेट में लिखोगे तो उससे अच्छा है कि ये आपको फॉर्मेट में करके दे देता है जो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये तो एफिशिएंसी होगा, टाइम बचेगा आपका, सेव्स टाइम इन मैनेजिंग एंड फॉर्मेटिंग रेफरेंसेज, एक्यूरेसी रिड्यूसेज एरर्स इन साइटेशन। तो आपका अगर साइटेशन एरर नहीं है तो आपका जैसे तो प्लेगरिज्म का भी दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो अगर मान लो कि प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर जो है आपने कोई जैसे रेफरेंस में नहीं दिया है वगैरह वगैरह, तो वो आपका जो है एक तरह से एरर्स मतलब दे सकता है, समझ गए। और वो जो है तो प्लेगरिज्म के अंदर भी आ जा सकता है अगर आपने सही से साइटेशन नहीं किया है तो। अब तो रेफरेंस स्टाइल मैनेजमेंट टूल्स, तो रेफरेंस स्टाइल जो हो गया कि रेफरेंस जो दिया जाता है तो उसके मैनेजमेंट के लिए कुछ कुछ टूल्स आते हैं जिसका नाम याद कर लो। जैसे बिबटेक्स है तो यूज्ड इन लैटेक्स डॉक्यूमेंट्स, रेफ वर्क्स है तो वेब बेस्ड रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है ये। साइट दिस फॉर मी तो ऑनलाइन साइटेशन जनरेटर, समझ गए। तो ये सब जो है आप बस नाम याद कर लो कि ऑनलाइन साइटेशन टूल्स में जैसे जोटेरो हो गया, मेंडले हो गया, एंड नोट हो गया, वैसे ही रेफरेंस साइटेशन जो एक तो रेफरेंस स्टाइल मैनेजमेंट टूल्स जो है कि रेफरेंस का आप जो स्टाइल में लिखोगे, जो मैंने बताया था स्ट्रक्चर जो हो जाता है, तो वो सब के लिए टूल्स आता है। वेब टेक्स हो गया जो एक तो वेब टेक्स, रेफ वर्क, साइट दिस फॉर मी, ये सब आपको नाम से भी आप कॉमन सेंस से अगर चाहें तो जैसे समझ सकते हैं। अब देखो फीचर्स इसके क्या है तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इजिली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेफरेंसेज, इंटीग्रेशन इंटीग्रेट विद वर्ड प्रोसेसर फॉर सीमलेस साइटेशन। वर्ड प्रोसेसर क्या है जैसे MS वर्ड हो गया, ये सब वर्ड प्रोसेसर हो गया। अब देखो एंटी प्लेगरिज्म टूल्स, तो जैसे मैंने बताया है कि प्लेगरिज्म जो होता है कि मान लो कि कोई जापान में कोई लाइब्रेरी साइंस में बहुत अच्छा पेपर पब्लिश हुआ है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो गया, AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर मशीन लर्निंग का, अब मान लो जैसे ये सब को यूज करके जो है लाइब्रेरी को जो है एक डिजिटल लाइब्रेरी, एक ऑटोमेटेड डिजिटल लाइब्रेरी अगर बना दिया जाए, डिजिटल लाइब्रेरी, तो इसका अगर जैसे कॉन्सेप्ट जो एक तो लाया जाए तो ये सब पे अगर मान लो कि बहुत अच्छा कोई जैसे जापान में पेपर पब्लिश हुआ है जो जापानीज लैंग्वेज में, या फिर कोई ऐसे देश में जहाँ पे जो एक तो फेमस नहीं हो पाता है कोई पेपर, अब वहाँ से आप छाप के जो है अगर इंग्लिश में जो है उसी का पूरा कंटेंट यूज करके या फिर उसी से इंस्पायर होके आप उसी टाइप का सेम टू सेम पेपर छाप देते हैं, तो वो क्या हो गया जैसे प्लेगरिज्म के अंदर आएगा कि आपने चोरी की है एक तरह से, तो ये सब प्लेगरिज्म हो जाता है। तो देखो इसके जो टूल्स हैं तो मतलब टूल्स क्या हुआ तो ये प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स हुआ कि आप जो है चेक कर सकते हैं अपने जो है एक तरह से डॉक्यूमेंट को, जो जैसे पब्लिशिंग हाउसेज में भेजने से पहले, या फिर पब्लिशिंग हाउसेज भी हो गए या फिर आपके कॉलेजेज हुए, ये सब फाइनल सबमिट करने से पहले एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स जो होता है वो उससे आप जो है जैसे चेक करते हैं कि उसका प्लेगरिज्म का कितना परसेंटेज है। वो अगर आपका मान लो जैसे 30-40% आ रहा है जो एक तो प्लेगरिज्म डिटेक्शन कि इतना परसेंट जो है आपका छापा हुआ है, तो वो सोचो वो अगर जैसे बिना चेक किए हुए जब भेजा जाए और जब बाद में ये सब आ जाए तो आपका इंस्टीट्यूशन का भी नाम खराब होगा और आपका करियर भी खराब होगा, क्योंकि जो है एक तरह से जब नेक्स्ट टाइम से आपका कोई भी जो है एक तो पेपर वो जर्नल पब्लिश ही नहीं करना चाहेगा, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जा सकता है, समझ गए। तो इसलिए जो है ये सब टूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉपुलर टूल्स का देखो जैसे टर्निटिन करके है वाइडली जो प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल, जो एक टर्निटिन या जो भी कह लो, फिर ये बहुत फेमस है ग्रामरली जो है इंक्लूड्स प्लेगरिज्म डिटेक्शन एड्स, प्रीमियम वर्जन में होता है। कॉपी एस्केप है तो ये ऑनलाइन प्लेगरिज्म डिटेक्शन सर्विसेज है। तो इंपॉर्टेंस इससे समझ गया क्या क्या होगा तो एकेडमिक इंटीग्रिटी होगा कि आपका रिसर्च जो है सो मतलब इंटीग्रिटी होगा कि आप सही में रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जाली काम करते हो। अवॉइड पेनल्टी, तो जैसे मैंने बताया
कि आप जैसे एक तरह से मिसकंडक्ट करते हैं तो आपको पेनल्टीज लग सकता है। वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है कि आपको मानो कि जैसे जर्नल से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए कि आप जैसे फ्यूचर में नहीं पब्लिश करेंगे, आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम खराब होगा तो इंस्टीट्यूट आप पे जो एक तरह से पेनल्टी लगा सकता है, आपका मतलब रिसर्च को मतलब कैंसिल कर दिया जा सकता है। तो बहुत चीज़ हो सकता है इसमें। अब देखो इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, तो ये सॉफ्टवेयर सबका नाम याद कर लेना, जैसे एक तो टर्नटिन है, ग्रामरली और कोपीस्केप, ये सब जो है आपका एंटी प्लेगरिज्म टूल्स है। अब देखो इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, तो रिसर्च रिपोर्ट जो आपने पब्लिश किया उसको कैसे इवैल्यूएट करोगे कि वो कितना जो है मतलब सही है या फिर नहीं है, जैसे भेजने से पहले, जैसे कि फाइनल सबमिशन से पहले। तो देखो जो क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन, तो आप किस किस क्राइटेरिया पे इवैल्यूएट करोगे, तो क्लैरिटी और कोहेरेंस। तो आप जैसे मैंने देखो जो कोहेरेंस क्या होता है कि आप मान लो कि नीम सीड पे रिसर्च कर रहे हो, नीम सीड ऑयल पे, जिसका मैंने पहले भी एग्जांपल लिया है। तो मान लो आप नीम सीड ऑयल पे रिसर्च कर रहे हो, तो नीम सीड ऑयल पे जैसे पहले आप शुरू करोगे कि नीम सीड का जो है एक तरह से कलेक्शन होगा, फिर जैसे कलेक्शन हो गया उसके बाद आपका जैसे मॉइस्चर कंटेंट जो एक तरह निकाला जाएगा कि इसमें जो एक तरह मॉइस्चर कंटेंट कितना है, फिर आपका जो एक तरह से ग्राइंडिंग प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद जैसे जो है मतलब अलग अलग जो मेथड से, मान लो कि सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन होता है, सॉक्सलेट जो मतलब एक्सट्रैक्शन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे मतलब ऑयल एक्सट्रैक्शन का, ऑयल में भी आपका जो मतलब ऐसा ऑयल जो आपका जैसे मतलब कम टेम्परेचर पे जैसे एक तो वेपर में ना जो है मतलब कन्वर्ट हो जाए, मतलब एक तरह से लिक्विड ऑयल जिसका बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट हो, समझ गया। तो फिर ये जैसे प्रोसेस होगा, तो ये देख रहे हो कि एक फ्रॉम जैसे कलेक्शन से लेके हम लोग आगे एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सब आपका कोहेरेंस वगैरह में आ जाता है कि आपका क्लियर प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि आप स्टेप वाइज जो है आगे बढ़ रहे हो और एक तरह से जैसे फाइनल मतलब डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो, आपका जो भी आपका जैसे कंक्लूजन होना है उसमें, और जो जो एक तरह से मेथड्स यूज करना है। तो वही है, क्लैरिटी एंड कोहेरेंस होना चाहिए आपके रिसर्च में, लॉजिकल फ्लो एंड क्लियर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब ओरिजिनलिटी एंड रेलेवेंस, तो आपका जो रिसर्च है वो ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे देश से छाप लिए या फिर आपके आपके यहाँ कोई और मतलब रिसर्च कर रहा है, मतलब स्टूडेंट है जो PhD का वो रिसर्च कर रहा है और आप जो है अपने नाम से छाप लिए। तो ये सब जो है नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी नहीं तो आपका प्लेगरिज्म भी आ सकता है। और रेलेवेंस मतलब क्या हुआ कि आपका रिसर्च जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है मतलब कुछ भी जैसे बकवास कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि कोई आदमी जैसे ऐसा रिसर्च कर रहा है कि आपका मतलब आपके यहाँ जितने जैसे विंडोज़ हैं लाइब्रेरी में, उससे जो है एक तरह से जैसे एक तरह से यूजर स्टडीज पे क्या क्या जैसे मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो इम्पैक्ट होगा लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है ना। आप मतलब जैसे सिंपली विंडो लगवा सकते हैं, ऐसा कोई जैसे एक तरह डीप रिसर्च तो यह है नहीं कि जिसमें आप पूरा जो एक तरह से 4 साल जो है एक तरह से पूरा जैसे मतलब ख़त्म करते हैं। तो ये सब है कि उस रिसर्च का रेलेवेंस भी कुछ होना चाहिए, नोबल कंट्रीब्यूशंस एंड रेलेवेंस टू द फील्ड, समझ गया कि वो आपका रिसर्च जो है उस फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट करे। अब देखो मेथोडोलॉजिकल रिगोर, तो साउंड एंड अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड्स, तो मैंने रिसर्च मेथड्स के बारे में पहले डिस्कस किया था। तो आप ऐसा रिसर्च मेथड सेलेक्ट करें जो सच में जो है आपके मतलब काम आ सके, समझ गया। अब देखो एक्यूरेसी ऑफ रेफरेंस, तो आप जो जो मतलब साइट किए हैं और मतलब जहाँ जहाँ से डेटा लिए हैं, जहाँ से आइडिया लिए हैं, तो वो सबका प्रोसेस प्रॉपर और कंसिस्टेंट साइटेशन ऑफ सोर्सेज होना चाहिए। प्रॉपर मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये जो लिखने का तरीका जो होता है, रेफरेंस हो गया, साइटेशन, वो सब जैसे लिखा जाता है वैसे ही स्ट्रक्चर में लिखिए आप। अब देखो प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन में तो जब पीयर रिव्यू हो जाता है तो रिव्यू बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, तो जो जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो सब आपका जैसे पेपर जो है पढ़ते हैं, कितने बार जो है सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा किया जाता है और देखा जाता है कि सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब आपका पीयर रिव्यू में हो जाता है। एडिटोरियल रिव्यू, तो रिव्यू बाई जो जर्नल्स एडिटर और इंस्टीट्यूशनल कमेटी, तो आप जो कुछ भी जब भेजते हो जैसे पेपर पब्लिश होने के लिए, तो उसका जो आपके जो मतलब जिस जर्नल में पब्लिकेशन के लिए भेजे हो उसकी जो आपका जो मतलब एडिटर्स हैं, और तो वो भी आपका पब्लिश करने से पहले एक बार
वो जैसे रिव्यू करते हैं। और मतलब इंस्टीट्यूशनल कमेटी जो हुई होगी आपके यहाँ, तो इंस्टीट्यूशनल कमेटी भी आपका रिपोर्ट्स देखता है कि आपका कितना प्लेगरिज्म है। वो अपने जैसे एक तो सॉफ्टवेयर के अनुसार, मतलब आप खुद लिख के नहीं दे सकते हो कि तो एक तो नहीं मेरे में कोई जो है मतलब प्लेगरिज्म नहीं है, मैंने खुद ही मतलब टेस्ट कर लिया है। वो आपका आप करो ना करो, इंस्टीट्यूशनल कमेटी जो है वो आपको ये सब देखेगी ही देखेगी। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और भी कुछ सजेशंस हो वो भी बता सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे लेक्चर्स को ज़रूर शेयर करें, और कोई आपका लाइब्रेरी का ग्रुप्स हो तो उसमें भी लोगों को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।